तोड़जोड़ कुछ इस तरह था, कीकी का हड्डी को तोड़ दिया गया था, आयरन रड से स्पाइन पर मारा गया था, सर में स्क्रू ड्राइवर से होल कर दिया गया था। और सबसे ब्रूटल बात यह है कि सेफ हाउस में एक डॉक्टर भी था, जिसका काम था कीकी को जिंदा रखना ताकि टॉर्चर ज़्यादा देर तक चल सके। बार-बार होश में लाने के लिए डॉक्टर ड्रग्स और एड्रेनलिन का इंजेक्शन देता था। 5 मार्च 1985 मिचवागन में 2 प्लास्टिक बैग। हर हर महादेव सभी को। आज अमेरिका एक डेंजरस क्राइसिस का सामना कर रहा है, फेंटेनिल क्राइसिस। सीडीसी की रिपोर्ट के हिसाब से हर दिन लगभग 200 से ज़्यादा लोग इस ड्रग्स की वजह से अपनी जान खो देते हैं। लेकिन ये नंबर हमेशा इतना ज़्यादा नहीं था। 20 साल पहले रोजाना करीब 20 लोग इस ड्रग्स की वजह से अपनी जान खो देते थे। 10 साल पहले ये नंबर 3 गुना हो गया था और आज वही नंबर 200 के पार पहुंच चुका है। सवाल ये है कि ये ड्रग्स आखिर आता कहाँ से है? ज़्यादातर लोग एक सीधा सा जवाब देते हैं, मेक्सिको। मेक्सिको सिर्फ इस चेन का एक हिस्सा है। इस क्राइसिस की कहानी बहुत गहरी और काफ़ी पुरानी है। ये कहानी शुरू होती है भूखे चाइनीज इंसान से, कैलिफोर्निया के गोल्ड माइन से, एक ऐसे एक्ट से जिसने दुनिया की ट्रेड और माइग्रेशन को पूरी तरह बदल दिया, और एक छोटे से बीज से जिसे एक बार ज़मीन में बोया गया तो फिर कभी पूरी तरह मिटा नहीं। और उसी बीज ने आज की दुनिया में एक नया और खतरनाक ड्रग एम्पायर बना दिया है। 1850 का चाइना एक जिंदा लाश था। किंग डायनेस्टी अंदर से बिखर रही थी। टाइपिंग रेवलियन 14 साल लंबी सिविल वार में जिसने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान ली। सोचो, आज के ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। इसके अलावा बाढ़, भुखमरी और एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने ही लोगों को मदद करने में नाकाम थी। आम चाइनीज के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, भूखा मरो या कुछ नया ढूंढो। तब एक खबर आई, कैलिफोर्निया में सोना मिला है, नदियों में लोग रातों रात अमीर हो रहे हैं। हजारों लोग गुआंगडोंग प्रोविंस और हांगकांग से निकले। 11,000 किलोमीटर का सफर, 2 से 3 महीने अंधेरी लोअर डेक में, बीमारी और थकान के साथ ये लोग पैसिफिक क्रॉस करते हुए कैलिफोर्निया पहुंचे। चाइनीज इमिग्रेंट्स अपने साथ सिर्फ सपने नहीं लाए, ये अपने साथ लाए ओपम। ओपम उनके लिए कोई नशा नहीं था, ये उस टाइम का सबसे सस्ता पेन किलर था। दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद ओपम दर्द और थकान को खत्म कर देता था। एक आम इंसान के लिए ये उसी तरह था जैसे आज कोई ब्रूफेन और क्रोकिन लेता है। 24 जनवरी 1848 कुलामा, कैलिफोर्निया में कारपेंटर जेम्स मार्शल को नदी में सोना के छोटे छोटे टुकड़े दिखे। खबर आग की तरफ फैल गया। 3 लाख से ज़्यादा लोग रातों रात अमीर होने का सपना लेकर कैलिफोर्निया पहुंच गए। सैन फ्रांसिस्को ईयर 1848 से पहले एक छोटा सा गांव था, लेकिन गोल्ड रश की वजह से एक ही साल में ये एक मेजर सिटी बन गया। और इस सिटी के चाइना टाउन में ओपम डेंस, स्मोक करने का एक सीक्रेट रूम खुलने लगा था। पहले ये ओपम डेंस सिर्फ चाइनीज इमिग्रेंट्स के लिए था, लेकिन स्मोकिंग क्यूरियोसिटी होने के कारण धीरे धीरे अमेरिकन सिटीजन भी वहां पहुंचने लगे। एक ट्विस्ट आया 1861 के सिविल वॉर में। लाखों घायल सोल्जर्स को पेन किलर के लिए मॉर्फिन और ओपम दिया जाता था। जब सिविल वॉर 1865 में खत्म हुआ तो सोल्जर्स ओपम के आदी हो गए थे। कई लोग इसे आर्मी डिजीज कहने लगे और इसी कारण से यूएस में ओपम की डिमांड अब एक सोशल क्राइसिस बन गया था। 1882 यूएस ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। 6 मई 1882 यूएस के प्रेसिडेंट चेस्टर ऑथर ने चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट पे साइन किया। एक ही झटके में चाइनीज इमिग्रेंट्स के लिए यूएस का दरवाजा बंद हो गया। जो इमिग्रेंट्स पहले से वहाँ पर रह रहे थे उनके लिए एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया और इमिग्रेंट्स को ये डॉक्यूमेंट हमेशा अपने साथ रखना होता था। अगर कभी ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलता था तो उन्हें यूएस से निकाल दिया जाता था। ये यूएस का पहला ऐसा रूल था जो किसी पूरी एथनिक ग्रुप को बैन कर रहा था। लेकिन चाइनीज माइग्रेंट्स का सपना खत्म नहीं हुआ। उन्हें एक और रास्ता दिखा, मैक्सिको। मैक्सिको के प्रेसिडेंट पोर्फिरियो डियाज उस वक्त देश को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। रेलवे, माइनिंग और एग्रीकल्चर के सेक्टर में तेजी से डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन इस डेवलपमेंट के लिए उन्हें सस्ता लेबर चाहिए था। इस वजह से मैक्सिको ने चाइनीज इमिग्रेंट्स का स्वागत किया। 1899 में चाइना और मैक्सिको के बीच एक फॉर्मल ट्रीटी साइन हुआ, जिसके बाद से हजारों चाइनीज इमिग्रेंट्स नॉर्दर्न मैक्सिको में सेटल हो रहे थे। शुरुआत में ये इमिग्रेंट्स सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए थोड़ी बहुत पोपी मतलब पोस्ता की खेती करते थे, लेकिन जल्द ही इन्हें एक जगह मिला जो पोपी के लिए परफेक्ट था, सिनालोआ। फर्टाइल ज़मीन और सही मौसम होने के कारण धीरे धीरे यहीं से हाई क्वालिटी ओपियम प्रोडक्शन शुरू हुआ था। फिर 1914 में यूएस ने हैरिसन नार्कोटिक्स टैक्स एक्ट पास किया, जिसमें ओपियम और कोकेन को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंदर ला दिया गया। गवर्नमेंट परमिशन के बिना इन ड्रग्स को बेचना इलीगल था। जो चीज़ लीगल था वो अब इलीगल हो गया, और हम सबको पता है कि इलीगल चीज़ मार्केट में ज़्यादा महंगा बिकता है। मेक्सिको के बॉर्डर के पास रहने वाले किसानों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। यहीं से एक इनफॉर्मल ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क बन रहा था,
जो आने वाले पूरी सेंचुरी में एक मैसिव एम्पायर बनने वाला था। चलते हैं सीधा 90s 80s में। मेक्सिको में 70s और 80s में प्लाजा सिस्टम चलता। हर एरिया का अपना गैंग, अपना टेरिटरी, अपना ड्रग रूट होता। सब बिखरा हुआ था, कोई सेंट्रल कमांड नहीं था। एक चालाक बिजनेसमैन की नजर से देखो, ये पूरा सिस्टम बेकार तरीका से चल रहा था। पावर और प्रॉफिट दोनों बिखरा हुआ था। कुछ लोगों ने ये देखा और सोचा, अगर सब मिलकर काम करे तो असली पावर एक ही जगह होगी। इसी सोच के साथ 1970 के आखिरी सालों में मेक्सिको के 3 सबसे पावरफुल स्मगलर्स एक साथ आए और बनाया ग्वाडलहारा कार्टेल। ये तीनों स्मगलर कौन कौन था? पहला एल पैद्रिनीस ऑफिसर और एक्स गवर्नर बॉडीगार्ड होने के कारण पॉलिटिकल सपोर्ट था। दूसरा राफेल कारो क्विंट्रो, एग्रीकल्चर जीनियस, जो सीडलेस मैरिजुआना का फार्मिंग स्टार्ट किया था। तीसरा डॉन नेतो, जिसे स्मगलिंग का पहले से एक्सपीरियंस था। शुरुआत में ये कार्टेल सिर्फ मैरिजुआना का स्मगलिंग करता था, लेकिन फिर कोलंबिया से एक कॉल आया और वो एक कॉल ग्वाडलहारा कार्टेल का पावर, प्रॉफिट, सब चीज चेंज कर दिया। पाब्लो एस्कोबार का मेडलिन कार्टेल कोकेन यूएस पहुंचाना चाहता था, लेकिन यूएस नेवी ने कैरिबियन रूट्स बंद कर दिया था। इस वजह से एक नया स्मगलिंग रूट चाहिए था, तो ये लोग ग्वाडलहारा कार्टेल से एक डील करता है। डील सिंपल था। मेडलिन कार्टेल कोलंबिया से कोकेन मेक्सिको सप्लाई करता और फिर ग्वाडलहारा कार्टेल मेक्सिको से यूएस में कोकेन डिलीवरी करता था। इस काम के लिए ग्वाडलहारा कार्टेल कैश की जगह 50% कट लेता था कोकेन से और फिर उस कोकेन को यूएस में बेच देता था। इस 50% कट के कारण ग्वाडलहारा कार्टेल दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रैफिकिंग नेटवर्क बन गया था। कोकेन ने मैरिजुआना को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ग्वाडलहारा कार्टेल इतना बड़ा हो गया था कि इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक आदमी था जो इस स्मगलिंग नेटवर्क को ट्रैक कर रहा था। एनआरडी कीकी कैमरेना, डीईए एजेंट, ग्वाडलहारा कार्टेल के खिलाफ ग्वाडलहारा में अंडरकवर काम कर रहे थे। कीकी का अलग ही नज़र था। उनको पता था कि ग्वाडलहारा में मैरिजुआना का फार्मिंग होता है, लेकिन कहाँ होता है ये पता नहीं था। बहुत मेहनत के बाद वो एक पायलट का हेल्प लेते हैं, अल्फ्रेडो जवाला के साथ एरियल सर्विलांस करते हैं और उस एरियल सर्विलांस में कुछ ऐसा दिखा जो बहुत ही शॉकिंग था। नॉर्दर्न मैक्सिको का रांचो बुफालो 2500 हेक्टेयर में दुनिया का सबसे बड़ा छुपा हुआ मैरिजुआना प्लांटेशन, पूरा एक शहर बसा हुआ था। वहाँ पे वर्कर्स के लिए बैरेक्स, वाटर टैंक, स्टोरेज शेड बना हुआ था। कीकी ने एरियल सर्वेलेंस का फोटो क्लिक करके मैक्सिकन आर्मी को दे दिया और फिर नवंबर 1984 को कीकी के इंटेलिजेंस के बेसिस पर मैक्सिकन आर्मी ने रांचो बुफालो पे रेड डाला और 10,000 टन का मैरिजुआना जला दिया। ये लॉस ग्वाडलहारा कार्टेल को झेला नहीं गया। 7 फरवरी 1985 कीकी अपने डीईए ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलते ही करप्ट मैक्सिकन पुलिस ऑफिसर ने उन्हें फोर्सफुली कार में बैठाया और लाया गया लोपे द वेगा 881 सेफ हाउस में। अल्फ्रेडो जवाला को भी ग्वाडलहारा एयरपोर्ट से किडनैप करके इस सेफ हाउस में लाया गया और अगले 30 घंटों तक इनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर कुछ इस तरह था, कीकी का हड्डी को तोड़ दिया गया था, आयरन रड से स्पाइन पर मारा गया था, सर में स्क्रू ड्राइवर से होल कर दिया गया था और सबसे ब्रूटल बात यह है कि सेफ हाउस में एक डॉक्टर भी था जिसका काम था कीकी को जिंदा रखना ताकि टॉर्चर ज़्यादा देर तक चल सके। बार बार होश में लाने के लिए डॉक्टर ड्रग्स और एड्रेलिन का इंजेक्शन देता था। 9 फरवरी 1985 को इस ब्रूटल टॉर्चर के कारण कीकी का डेथ हो गया था। 5 मार्च 1985 मिचवाकन में 2 प्लास्टिक बैग मिला जिसमें कीकी और अल्फ्रेडो का डेथ बॉडी था। यूएस का जवाब आया ऑपरेशन लियांडा। इस ऑपरेशन का एम था ग्वाडलहारा कार्टेल को खत्म करने का। डीईए का अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन। राफेल कारो क्विंट्रो कोस्टा रिका में पकड़ा गया। फोन कॉल को ट्रेस करके इसे अरेस्ट किया गया था। डॉन ने तो क्योटो वलाटा में सरेंडर कर दिया और फिर 1989 में अल पैद्रिनो भी अरेस्ट हो गया। ऑपरेशन लियांडा का एम तो सक्सेसफुल रहा, ग्वाडलहारा कार्टेल टूट गया, लेकिन एक और जरूरी बात है, टूटा हुआ कार्टेल मतलब और नए कार्टेल बनेंगे। एल पैद्रिनो ने जेल के अंदर से अपने टॉप स्मगलर को एक मैसेज भेजा, मेक्सिको के ड्रग रूट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लो। और इस मैसेज के बाद ग्वाडलहारा कार्टेल का 4 नया ग्रुप बना। इस 4 ग्रुप में 3 ग्रुप तो आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो गया, बस बचा एल चापो का सिनालोआ कार्टेल। एल चापो का जिंदगी एक मूवी से ज्यादा ड्रामेटिक है। 1993 ग्वाटेमाला में पहला बार पकड़ा गया। 2001 लॉन्ड्री कार्ट में छिपकर पुनेटा ग्रैंड जेल से भाग गया। 2014 में वापस पकड़ा गया। फिर 2015 में 1 किलोमीटर लंबा टनल के जरिए मोटरसाइकिल से भाग गया। फाइनल अरेस्ट 2016 में हुआ। 2019 में एल चापो को अमेरिका भेज दिया गया, जहां वो अभी एडीएक्स फ्लोरेंस जेल में है। इसी टाइम सिनालोआ कार्टेल का और 2 नया ग्रुप बना। पहला ग्रुप एल चापो के पुराने पार्टनर एल मायो का ग्रुप और दूसरा लॉस चैपिटोस, एल चापो के 4 बेटों का ग्रुप। चैपिटोस कार्टेल कोकेन से आगे निकल गया। याद है ना, हमने शुरू में बात किया था फेनेटाइल का, तो इस कार्टेल ने फेनेटाइल पे फोकस किया। एक फेनेटाइल पील बनाने में 30 सेंट से भी कम खर्च आता है और बिकता है $30 में। फेनेटाइल ने मैरिजुआना और कोकेन से 50 गुना ज्यादा प्रॉफिट दिया। स्टार्टिंग में ये लोग चाइना से फेनेटाइल प्रिकॉजर मंगवाते थे, लेकिन जब 2017 में चाइना ने प्रिकॉजर को कंट्रोल लिस्ट में डाला तो ये लोग इंडिया से इलीगल प्रिकॉजर स्मगलिंग करवाने लगे। 2018 मुंबई में
पहला प्रीकॉशर स्मगलिंग केस सामने आया था, इंडिया का सबसे बड़ा प्रीकॉशर स्मगलिंग केस हैदराबाद का था, वसुधा फार्मा केमिकल लिमिटेड। ये कोई अंडरग्राउंड लैब नहीं था, ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है। मार्च 2024 से अगस्त 2024 के बीच बीपीसी के 3 एग्जीक्यूटिव ने डीईए अंडरकवर एजेंट को 25-25 किलो का फेनेटाइल प्रीकॉशर बेचा था। इसके बाद एक और डील नेगोशिएट हुआ था 4000 किलोग्राम का, 2 मेट्रिक टन सीधा सिनोवा के लिए और 2 मेट्रिक टन डायरेक्ट यूएस के लिए, और इस नेगोशिएशन का प्राइस था $3,80,000। बीबीसी के 2 एग्जीक्यूटिव पार्कर और मेंथाना को न्यूयॉर्क सिटी में फेडरल एजेंट ने अरेस्ट किया था, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव अभी भी फरार है। 22 फरवरी 2026 एक मिलिट्री ऑपरेशन में एलिमेंचो मारा गया है। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। आज सिनालोआ और सीजीएनजे कार्टेल दोनों मिलकर अमेरिका में 90% से ज़्यादा फेनेटाइल सप्लाई करता है। 2006 से आज तक मेक्सिको में 4 लाख से ज़्यादा लोग ड्रग वार वायलेंस में मार दिया जा चुका है। ये सिर्फ ड्रग कार्टेल की कहानी नहीं है, ये पॉवर्टी, माइग्रेशन और डेस्परेट इंसानों की कहानी है, जिन्होंने क्राइम को अपना सर्वाइवल माना, क्योंकि कोई और रास्ता था ही नहीं।